जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी के एनसीईआरटी प्रोग्राम में। हमने अपनी पिछली कक्षा में एनसीईआरटी भारत भूगोल या भारतीय पर्यावरण का जो है कि 11th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ लिया था। ठीक है, अध्याय 1 जो हमारा हो गया था। अब हम आज अध्याय 2 या खंड 2 पढ़ेंगे। भू आकृतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे भारत के। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है आपकी कि संरचना और भू आकृतिक विज्ञान। क्या आप जानते हैं, कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरकता का गठन व स्वरूप अलग अलग क्यों है? आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भिन्न क्यों हैं? या आपने ये सोचा होगा कि मिट्टी आपस में संबंधित कैसे है? यह संगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टी की है या पृथ्वी के धरातल पर चट्टानें व मिट्टियों में इतनी भिन्नताएं धरातल के स्वरूप के अनुसार क्यों पाई जाती है? वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है आपकी? 460 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय के अंतराल व बहिर्जात बलों के अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन बलों ने पृथ्वी के धरातलीय और अर्ध धरातलीय आकृतियों के रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब अंतर्जात और बहिर्जात में आपके अंतर बता देता हूँ। अंतर्जात यानी कि जो पृथ्वी के आंतरिक जो है कि ज्वालामुखी है, भूकंप है, या विभिन्न प्रकार की जो है कि जो कि आपके पृथ्वी के अंदर से जो क्रियाएं हो रही उसके कारण जो भू आकृतियों यानी कि जो हमें जो धरातल पर जो परिवर्तन दिखते हैं उनको अंतर्जात बल कहते हैं। और जो बहिर्जात यानी कि आपकी हवा, पानी या सुनामी वगैरह से जो या जैसे कि अपक्षय, अपर्दन या जल वगैरह गिरता है, तो जैसे ही चट्टान में पानी गिरता है उसके बाद रासायनिक परिवर्तन के द्वारा चट्टानें परिवर्तित होती, तो ये जो बाकी परिवर्तन है हवा, मिट्टी वगैरह, धूल, इन सब के कारण जो परिवर्तन आता है वो बहिर्जात, उन्हें बहिर्जात बल बोलते हैं, यानी कि बाहर से लगने वाले फोर्स के कारण। अंतर्जात में आपके जो है कि घूर्णन बल जो आपका लगता है, कोरियोलिस फोर्स भी होता है, तो वो भी आपके इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि पृथ्वी में अगर आपको किसी प्रकार का प्रश्न आए, लगभग अगर एमपीपीएससी या यूपीएससी की परीक्षाओं में, चाहे सीडीएस हो, सीएससी हो, यानी सिविल सर्विस एग्जाम, उन सब में अगर इस प्रकार का है कि कौन सा कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज का नाम लिख दिया जाए आपका, और वो अगर ये बताया जाए कि ये कहीं ना कहीं पृथ्वी के भौतिक या भू आकृति में परिवर्तन करने में एक जो है कि परिवर्तन करने में या परिवर्तन के रूप में काम आती है, या परिवर्तन के रूप में काम करती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होगा, पर उसमें आप सही लगाइएगा, क्योंकि लगभग अभी तक जो है कि हम में से कोई कंफर्म नहीं कह सकता कि इस चीज का पृथ्वी प्रभाव पड़ता है और नहीं पड़ता है, तो इस वजह से लगभग सभी चीजों का कहीं ना कहीं पड़ता है। चलिए अब शुरू करते हैं। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में, विषय में भारत के भौतिक भूगोल परिचय नामक जो आपकी पुस्तक में आपने पढ़ा हुआ है, ये पुस्तक हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर प्लेट टेक्टोनिक की बात करूं तो जो मुख्यतः ऐसा माना जाता है कि जो पूरी पृथ्वी में जो स्थल भाग जो क्षेत्र है वो पूरा एक समय में एक ही क्षेत्र था, उसको आप कहते थे जे कि पेंजिया। और जो अब ये जैसे कि ये पूरा, अब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ये पूरी हमारी पृथ्वी है, जो ये पूरा स्थल क्षेत्र था एक समय पे, स्थल क्षेत्र, ठीक है, और इसको बोलते थे आपके क्या, पेंजिया, ठीक है। और ये आपका जो पूरा क्षेत्र था ये जल से जल, ठीक है, ये पूरा जल का था, इसको पैंथालासा, क्या आपके पैंथालासा बोलते थे। अब ये जो स्थल क्षेत्र है आगे जाके ये दो भागों में विभक्त हो गया। एक आपका दक्षिण का जो है गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना, और ऊपर का जो है आपका यूरेशिया, है ना, हाँ, यूरेशिया, गोंडवाना लेन और आपका यूरेशिया, ये है ना, ये दो भागों में विभक्त हो गया।
और धीरे धीरे इसमें विभिन्न परिवर्तन आए और ये लगभग पूरे मतलब जो मुख्य मुख्य प्लेटें होती है वो 7 प्लेटों में विभक्त हो गया। और ये प्लेटें जो है कि जो आपके मेंटल जो ऊपरी मेंटल है या स्थेनोस्फीयर है ना, उसके ऊपर ये गमन कर रही है, यानी कि एक दूसरे से स्थानांतरित हो रही है। यानी कि एक समय पे जो सब जुड़े हुए थे महाद्वीप, आज सब अलग अलग हो गए हैं। जैसे कि इसीलिए आप देखेंगे कि अगर आप अफ्रीका की स्थिति और दक्षिण अमेरिका की स्थिति को आप जोड़ देंगे तो लगभग उनमें समानताएं पाई जाएंगी। ये भौगोलिक कारण से ही नहीं दिखेगी, आप वहां पे ऐसे साक्ष्य भी पाए गए हैं जिससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं एक आदि काल में ये क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। जैसे कि इंडिया का क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से। तो इस तरीके से आपको ये चीजें जानने को मिलती है। तो ये जो प्लेटें हैं ये संचलित हो रही है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रही है। तो यही आपके बताया गया है। इसमें ये है कि पुस्तक में पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट या इंडियन ऑस्ट्रेलियन, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट साथ में थी। तो ये पहले ये आप ये जो क्षेत्र है ये गोंडवाना ये दक्षिण में गया और वापस से ये उत्तर की ओर जो है आपके प्रस्थान किया, यानी कि वापस से उत्तर की ओर बहता हुआ है। काहे के एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल के ऊपर, यानी कि दुर्बल मंडल के ऊपर जो कि ये जो हमारी प्लेटें संचलित हो रही हैं। तो ये भूमध्य रेखा। अब दुर्बल मंडल क्या है? तो ये आपके जो हमारे स्थल मंडल या आपका परपट्टी है, भूपरपट्टी, उसके नीचे का पार्ट जो है कि मैग्मा का जो मेंटल है, जैसे कि 3 होता है, भूपरपट्टी और आपका मेंटल, है ना, और सबसे आखिरी में आपकी कोर, ठीक है, क्रोड, है ना। तो ये जो मेंटल इसका ऊपरी भाग है जो 200 लगभग 200 किलोमीटर अंदर होता है ना, वो क्षेत्र में जो आपको उसको इस दुर्बल मंडल या आपका एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। उसी पे जो है कि ये हमारी प्लेटें संचलित हो रही है या मूवमेंट कर रही है। तो इसमें है कि एक इंडियन प्लेट थी, ये इसी का भाग जो गोंडवाना का पार्ट नीचे गया, उसके बाद उसमें से इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित हुई। इंडियन प्लेट सीधी सीधी उत्तर की तरफ किस तरफ आ गई? आपके यूरेशियन या यूरेशियन प्लेट के पास में आ गई, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो आपके पूर्व में चली गई, है ना, ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर चली गई और इंडियन प्लेट उत्तर की ओर आ गई। तो अब ये है कि इंडियन प्लेट जो है कि भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। यह आकार में काफी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से दक्षिण पूर्व, है ना, ये दक्षिण पूर्व का क्षेत्र होता है, दक्षिण पूर्व, और इंडियन प्लेट उत्तर की ओर, यानी कि ये दक्षिण पूर्व में, ठीक है, दक्षिण पूर्व ये होता है। अगर हम ये देखें तो ये आपके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि, और ये आपका साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, और ये आपका दक्षिण पश्चिम, ठीक है, साउथ वेस्ट, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ये याद रखिएगा आप। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो कि दक्षिण पूर्व की ओर और इंडियन प्लेट उत्तर की ओर खिसकने लगी। और क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं, या इंडियन प्लेट को खिसक की इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है? तो हाँ, ये हम इसकी बात सही क्या कहेंगे आपके, ये बात सही है। अब मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ये है आपकी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट कौन सी प्लेट है आपकी? महाद्वीपीय, ठीक है, महाद्वीपीय होती है, यानी कि एक महाद्वीपीय होती है, एक समुद्री या महासागरीय प्लेट होती है, जो जिसका अधिकांश हिस्सा महासागर में होता है ना, महासागर का क्षेत्र होता है। और ये इंडियन प्लेट, अब इंडियन प्लेट कहाँ से आ रही है आपकी? यानी कि लगभग ये इस तरीके से इंडियन प्लेट आ रही है, इस तरीके से आई। अब ये यहाँ आके टकराई, मतलब सॉरी, ये एक सेकेंड, थोड़ा सा मामला सही नहीं, चलिए। यूरेशियन प्लेट का तो आप समझ ही गए कि ये यूरेशियन प्लेट है ना, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है, और ये आपकी गोंडवाना की ये महाद्वीपीय प्लेट, इंडियन प्लेट जो है कि इंडियन ओशन और इसमें साथ में आए, तो ये आपके
कौन सी हो गई, महासागरीय प्लेट हो गई। अब ये जो है आपके उत्तर में ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर चली गई है ना, इधर साइड यूं यूं यूं, ये दक्षिण पूर्व में है ना, कब, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। ठीक है, और ये आपकी उत्तर में कौन सी आ गई आपकी, वो आ गई है आपकी इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट जैसे कि ये यूं करके एक प्लेट आई है, ये पूरी यूं ऐसे करके दक्षिण से आ रही, और ये यूं करके आपके जो आपके प्लेट से टकराई। अब जैसे ही मान लीजिए कि अब मैं यहाँ थोड़ा सा और सही से आपको क्लियरिटी में बताऊंगा ताकि आपको समझ आए अच्छे से। अब ये देखना, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं आपको और सहूलियत होगी, ग्रीन ले लेते हैं, इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये जो ये एक छोर है ना इंडियन प्लेट का, ये एक छोर आपके टकराया, ठीक है, ये एक छोर पहले यूरेशियन प्लेट से यहाँ टकराया। अब ये यूरेशियन प्लेट जो है कि ये महाद्वीपीय प्लेट है, और ये महासागरीय प्लस महाद्वीपीय मिश्रण है। तो ये जो थोड़ी भारी थी इंडियन प्लेट, क्योंकि इसमें इंडियन ओशन भी साथ, ये नीचे दबी, ठीक है, ये नीचे हुई, और यूरेशियन प्लेट जो है कि इसके ऊपर हुई। तो अब जैसे ये प्लेट नीचे हुई और ये ऊपर आई, तो ये इसकी जो खुरपन तो होगी ना, ये प्लेट नीचे दब रही है इंडियन प्लेट, तो यानी कि यहाँ पे वापस ये नीचे जाके लावा में मिल रही है, और ये क्या हो रही है आपके मेल्टिंग हो रही है, और ये ऊपरी जो ये प्लेट है आपकी, इसमें उसको घर्षित कर रही है। तो ये घर्षण होगा तो क्या होगा आपके, धीरे धीरे करके ये डिपोजिशन, ये घर्षण से ऊंचाई होने लगी। तो इस तरीके से, और यहाँ पे एक बीच में यहाँ तैतीस सागर भी था यहाँ क्षेत्र में। तो अब जैसे ही ये यहाँ से घर्षण से थोड़ी सी ऊंची, ये नीचे उठ गई और ये घर्षण से ऊंचाई हो गई, यानी कि आपके ये हिमालय बनना शुरू हो गया। पर जैसे ये यहाँ से कोने से टकराई, तो ये तो साइड का तो फ्री मूवमेंट था, यहाँ पे जल था, तो ये एकदम से जोर से इस साइड खिसका, ये बहुत जोर से खिसका। तो इस वजह से ये जो यू यूं था ना, ये पूरा यूं था ना, ये बहुत जोर से गिरा, तो ये पूरा यहाँ जुड़ गया, तो ये पूरा क्षेत्र आपके यूं हो गया। तो ये जो हिमालय का पूरा क्षेत्र इस साइड का, इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत जोर से लगा। तो बहुत, अब अगर मान लीजिए, रुक जाइए और थोड़ा सा बढ़िया से साफ से, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, ठीक है। अब ये टकराया, पहला ये यूं था थोड़ा, तो ये टकराया, तो ये इधर साइड पूरा एकदम जोर से गया, जैसे ये इसका छोर था। तो यानी कि अब ये जो यूं था है ना, कि यानी कि ये यूं था, तो ये एकदम से यूं टकराया, तो ये इस साइड पूरा ये छोड़ गया, तो ये क्या हो गया आपका, पूरा यूं करके ये यूं हो गया। और ये जो यहाँ का क्षेत्र है, ये जो यहाँ टकराया जोर से, तो यहाँ पे आपकी जोर से टकराया, तो यहाँ की इधर पूर्व साइड की ऊंचाई अधिक हो गई, ठीक है, पूर्व साइड की ऊंचाई अधिक हो गई, और पश्चिम साइड में टकराया था स्लोप, है ना, यहाँ स्लोप तरीके से, तो यहाँ पे ऊंचाई क्या है आपकी, थोड़ी कम है, और यहाँ की चौड़ाई कैसी होगी, अधिक। क्योंकि अगर आप कोई चीज को आराम से मिलाएंगे, आप दो चीजों को तो बड़े आराम से मिलाएंगे, तो उनकी जो है आपकी, उनकी जो लंबाई है उसमें ज्यादा दबाव, एक दूसरे पे दबाव नहीं करेंगे, तो उनकी लंबाई अधिक रहेगी। और बहुत जोर से दो चीजें टकराएंगे तो बहुत सिकुड़ जाएंगी, चपटी होंगी, तो उसकी जो है आपके, इसीलिए आप देखते हैं कि भारत में जो है आपके पश्चिम का जो हिमालय की आप देखेंगे, तो पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है, ठीक है, और ऊंचाई थोड़ी सी कम है पूर्व की अपेक्षा। और पूर्व में जो है कि सबसे ऊंची ऊंची चोटियों की अगर हम बात करें, कौन कौन सी चोटी, अब सबसे ऊपर ऊपर, तो सबसे ऊंची चोटी आपके माउंट एवरेस्ट है, या माउंट मकालू है, या कंचनजंगा है, तो ये सब आपको नेपाल के पास में ईस्ट क्षेत्र में दिखेंगी। और ये क्षेत्र अगर यहाँ जोर से आई, तो ये थोड़ा सा चपटा हो गया, इसलिए इधर चौड़ाई चौड़ाई अधिक है ना, चौड़ाई चौड़ाई अधिक है, प्लस लंबाई थोड़ी कम है। और इधर चौड़ाई कम है पूर्व में, जो पूर्वी हिमालय की बात कहेंगे, तो यहाँ चौड़ाई अधिक है ना, चौड़ाई चौड़ाई कम है, और लंबाई जो आपकी अधिक है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ये जो बहुत जोर से, क्योंकि ये छोरा एक छोर तो यहाँ मिल गया था, पर ये बाकी बहुत जोर से मुड़ी ना, तो वो जो जोर से, अगर आप किसी भी दो चीज को बहुत जोर से मिलाएंगे, तो उनका जो है कि, यानी कि वो चपटी होंगी, यानी कि उनकी जो है कि
जो जितनी सीमा वो ज्यादा घेर सकती थी आराम से मिलने पे, उससे कम सीमा में आए। और उनकी देखेंगे तो आप ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो चिपटेंगी तो ऊपर की साइड लंबवत तरफ बढ़ेंगी, इस वजह से ये पूरा जो आपके फिनोमिना है। ठीक, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब मैंने आपको पूरी इंडियन प्लेट या जो है कि हिमालय की अवस्थिति के बारे में बता दिया है, और कि कैसे हिमालय की ऊंचाई इतनी पूर्व में अलग ज़्यादा क्यों है, दक्षिण में जो है कि पश्चिम में क्यों है कम, या पश्चिम में चौड़ाई क्यों है, पूर्व में ऊंचाई की अपेक्षा। तो ये सारा अंतर आपको मैंने एक बार थोड़ा सा बता दिया। आप जानते हैं इंडियन प्लेट उत्तर की ओर खिसकने के परिणाम तो भारतीय उपमहाद्वीप में वर्तमान में भूवैज्ञानिक संरचनाओं में इसमें क्रियाशील भू आकृतियां प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जात और बहिर्जात बलों और प्लेटों के संचरण संचरण और अंतर क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आए हैं। यानी कि जो भारत का भूगोल है या इसमें जो परिवर्तन वगैरह ये जो सब हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके अंतर्जात और बहिर्जात बलों से। यानी कि अब जैसे देखिए आदि काल में जैसे कि अब ये क्षेत्र हो गया तैतीस सागर, तो तैतीस सागर के बाद ये जो नदियां हैं, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पूरा प्लेन था, धीरे 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 नदियां इसमें कहीं ना कहीं, तो ये आपका क्या हो गया, बाह्य बहिर्जात बल से धीरे धीरे नदियां द्रोणियां जो आपके बहकर पूरे हिमालय को काट कर बहने लगी। और अलग अलग इस मैदान का निर्माण किया, तैतीस सागर का जो हिस्सा था जो आपका सीधे नीचे आ गया था, ये आपका प्लेन का क्षेत्र जो है कि आपका तैतीस सागर का क्षेत्र था ऊपर का, क्योंकि वो तैतीस सागर तो आपका दब गया नीचे। और ये तो इस क्षेत्र में धीरे धीरे देखें कि डिपोजिशन वगैरह आए हिमालय पहाड़ियों से टूट टूट के, और धीरे धीरे प्लेन का निर्माण हुआ, तो ये आपका बहिर्जात का बल का काम हुआ है। ठीक, चलिए अब हम पेन चेंज करते हैं, वापस से हमारा डल लेते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि भूवैज्ञानिक संरचनाओं और शैल समूह में भिन्नता के कारण भारत में 3 भौगोलिक खंडों में विभाजित किया जाता है, पारदीपी प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय व अन्य अतिरिक्त पर्वतमालाएं, या गंगा या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो अब इसमें मानचित्र दिया है, तो अब मैं बताता हूँ। ये आपका पूरा क्या है, आपका ये हिमालय और उसके जो है कि हिमालय और उसके समवर्ती अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत है। और ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र और इन सब का मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान का क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है ना। ये सिंधु का मैदान है, ये गंगा का मैदान, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और ये जो क्षेत्र है आपका, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ना, प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि तीनों ओर से पानी से घिरा प्रायद्वीप है ना। और इसमें जैसे कि इस प्रायद्वीप में ये गारो खासी जयंतिया भी प्रायद्वीपीय पहाड़ी की थोड़ा सा क्षेत्र एक्सटेंशन है उसका, पर बाकी ये मैदान का क्षेत्र है। तो ये थोड़ा सा एक बार ना मैं अलग अलग कलर से अलग अलग पेन से आपको इसमें बना दूं, ताकि एक बार और आपकी क्लियरिटी इसमें हो। ठीक, चलिए तो सबसे पहले ये हिमालय के क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये आपका हिमालय का क्षेत्र हो गया। ठीक है, हिमालय और उसके साथ की विभिन्न चोटियों का, ये यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक, ठीक है, तो ये लीजिए आपका हिमालय, और ये हिमालय और उसकी साथ की चोटियों का क्षेत्र हो गया। उसके बाद आपका दूसरा क्षेत्र आता है, क्या आता है आपका, वो आता है आपका मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र किस किस का, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है ना, ये ब्रह्मपुत्र, ये पूरा क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है लगभग, ये इसमें से ये पूरा क्षेत्र, ये ये क्षेत्र है ना, पूरा बुंदेलखंड के ऊपर का क्षेत्र, ये जो पूरा है, ये गंगा यमुना किसका, ये येलो कलर सही नहीं आ रहा, तो ये ठीक, ये जो पूरा क्षेत्र ये आपका, ये तीनों का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, मैदानी क्षेत्र। ठीक, ये मैदानी क्षेत्र हो गया आपका नदियों का। और उसके बाद आता है आपका ये प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, ये प्रायद्वीपीय, ये पूरा ओहो ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है। और इसमें थोड़ा सा ये
ये वाला क्षेत्र भी आ जाता है, ठीक है। ये नागपुर का पठार वगैरह ये सब प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है। तो ये 3 भौगोलिक भाग आपको मैंने बता दिए। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय खंड की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है और जो कच्छ के रण से आरंभ होकर अरावली पर्वत के पश्चिम पश्चिम में समानांतर राजमहल की पहाड़ियों तक गंगा डेल्टा तक होती है, ठीक है। यानी कि राजमहल की पहाड़ियाँ जो झारखंड में है, ये यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियों तक ये विस्तारित है। कहाँ से? इधर क्षेत्र से, अरावली के पश्चिम से, पूरे से, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है। चलिए तो क्या है, फिर आगे हम देखते हैं कि इसके उत्तर पूर्व में कार्बी आंगलोंग, ये कार्बी आंगलोंग असम मेघालय का जो पठार है, पश्चिम भाग में राजस्थान के खंड तक विस्तार है। यानी कि कार्बी, मैंने इसीलिए कहा कि ये जो क्षेत्र है ये यहाँ तक, इसमें इसका कुछ भाग कार्बी आंगलोंग का क्षेत्र ये भी इसमें प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में आता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है आपका कि पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, ठीक है। मालदा भ्रंश जो है पश्चिम बंगाल में क्षेत्र है। उसके उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय कार्बी आंगलों का पठार छोटा नागपुर का पठार से अलग करता है। मालदा गेप जो है आपके उत्तर पूर्वी भागों में स्थित मेघालय और कार्बी आंगलोंग पठार को छोटा नागपुर से, है ना। अच्छा, ये यहाँ पे यानी कि छोटा नागपुर पठार और तो यहाँ कहीं जो है कि आपके मालदा गेप है, ठीक है। ये मालदा गेप जो इन दोनों को इस वजह से ये अलग, मालदा गेप की वजह से ये अलग क्षेत्र हो गए थे, परंतु ये प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग है। और राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थली सुदृश्य स्थलाकृतियों से भी ढका हुआ है। यानी कि मरुस्थल का जो क्षेत्र है राजस्थान का, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है, ठीक है। जो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र और सरस्वती के, सॉरी, गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मैदान को छोड़ के बाकी वाला क्षेत्र है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन ग्रेनाइट और नीस, कैसे? ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से, कैसे? ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना हुआ है। और कैम्बियन कल्प में यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। यानी कि सबसे प्राचीन क्षेत्र कैम्बियन काल में बना हुआ भूखंड कठोर खंड में अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा हुआ है ना। अपवाद स्वरूप यानी कि ये पश्चिमी तट जो है इसका समुद्र में थोड़ा सा क्षेत्र इसका डूबा हुआ है। और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड में वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि इसका जो है कि यह आदिकाल से मान लो इसका पश्चिमी छोर जो है कि समुद्र में ढक गया है, कुछ परिवर्तन जो है कि अंतर्जात बहिर्जात से और विवर्तनिक कारणों से परिवर्तन हुआ है, पर वो अभी भी जो है कि आधार तल जो है उस पर प्रभाव अभी नहीं पड़ा। यानी कि वो अभी भी पूरा जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यह हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचल एवं खंड भ्रंश से प्रभावित है। यानी कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो ये ऊर्ध्वाधर चली थी, है ना। ऊर्ध्वाधर यानी कि उत्तर की ओर इंडियन प्लेट आई थी, तो इस हलचलों और खंड के से भ्रंश जो है आपका ये प्रभावित है। और नर्मदा, तापी, महानदी की रिफ्ट घाटी और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण है। प्रायद्वीप में जो है मुख्यतः जो मध्य प्रदेश में बहते क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल है, ठीक है। प्रायद्वीप में जो है आपके अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल है, जैसे अरावली, नल्ला, मलाई, जवादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये आंध्र प्रदेश में श्रेणी, या महेंद्रगिरी, ये आंध्र प्रदेश में। यहाँ नदी घाटियाँ उथली और उनकी प्रवणता कम होती है, ठीक है। चलिए अब भारत के भूगोल प्रायोगिक भाग 1 में नामक पुस्तक में आपने प्रवणता के बारे में सुना। प्रवणता यानी कि उसका ऊपरी और नीचे की छोर का अंतर होता है। यानी कि एक ऊंचा एक नीचा, इस तरीके से ये प्रवणता विधि सीखी है। क्या आपने हिमालय से निकलने वाली प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवणता ज्ञात करके उसकी तुलना कर सकते हैं? तो ये हम अगली हमारी किताब में पढ़ेंगे, तब हम आपको इसको विस्तार से। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण, और पश्चिम की ओर बहने वाली और महानदी गोदावरी और कृष्णा, जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ कौन सी? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावारी, जो है कि डेल्टा का निर्माण करती है ना। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या है, चलो क्या है आपका हिमालय व अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं के बारे में अब हम
बात करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कठोर व स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण हिमालय व अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला तरुण, दुर्बल और लचीली है। यानी कि कठोर और स्थिर प्रायद्वीप खंड के विपरीत जो हिमालय या इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत मालाएं हैं, है ना, वो जो आपके संरचना में तरुण, दुर्बल या लचीली पाई गई है। ये पर्वत वर्तमान में बहिर्जनिक या अंतर्जनिक बलों से अंतर क्रियाओं के कारण जो है प्रभावित हुए। इसके परिणाम स्वरूप मैंने आपको अंतर्जात बल और बहिर्जात बल परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंश या छेद बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। जैसे गॉर्ज में आपके वी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं या जलप्रपात इत्यादि जो ये कि आपके बहिर्जात और अंतर्जात बलों और विवर्तनिक प्लेटों से बने हुए। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब आगे देखते हैं आपके सिंधु और गंगा का ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, तो ये हिमालय और अन्य इसके प्रायद्वीपीय पर्वत जो वैसे शुरू करते हैं। क्या है आपका सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारत के तटीय भूवैज्ञानिक खंड में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। ये मैंने आपको बता दिया कौन सा क्षेत्र है। मूलतः यह भू अभिनति गर्त है, यानी कि एक निचला क्षेत्र है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था, लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले। तब से इस हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही है और मैदान को जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर, यानी कि तब से ये जो अपक्षय, अपर्दन और से जो नदियां बहाकर ला रही हैं, गाद वगैरह, अवसाद वगैरह, ये इससे हमेशा निर्मित होता है, इसकी ऊंचाई बढ़ती है। उत्तर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके परिणाम स्वरूप दूसरे पक्षों में धरातल और भू आकृतियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ भी भू आकृतिक एवं उच्चावच महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। भू आकृति, किसी स्थान की भू आकृति यानी कि वहाँ पे जो क्षेत्र होता है उसमें कैसे परिवर्तन होता है, यानी कि नदी, नाले, पर्वत, पठार वगैरह, ये जो होता है ये उसकी भू आकृति होती है। मैदान, समतल वगैरह, ये सारी चीजें। तो किसी भी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रियाओं, विकास की अवस्थाओं का एक परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां हैं और इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें अनेक चोटियां, सुंदर घाटियां और महाखंड है। दक्षिण में एक स्थिर परत कटाफटा पठार है और अपरदिक चट्टाने खंड है, कगारों के भरमार है। इन दोनों के बीच में उत्तर भारत का विशाल मैदान भी आता है। ठीक है, मोटे तौर पर अगर भारत की विभिन्न भू आकृतियों के खंडों को बांटा जाए तो उत्तर या उत्तर पूर्व की पर्वतमालाएं, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में चर्चा आती है ना। तो क्या है आपका, क्या देखा हमने कि भू आकृतियों के बारे में अभी देखा है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान तो मैं आपको बता ही चुका था। भू आकृतियों में भी जैसे कि आपके भू आकृतियां, संरचना प्रक्रियाओं में जो परिणाम के स्वरूप जो अंतर आए हैं उनके बारे में मोटे तौर पर जो है कि भारत की भू आकृतियां के खंडों में इसमें बांटा जाए, यानी कि उत्तर की पर्वतमालाएं हो गई आपकी, उत्तर का मैदान हो गया गंगा या प्रायद्वीपीय पठार हो गया, और भारतीय मरुस्थल हो गया, तटीय मैदान हो गया और आपके द्वीप समूह हो गए। ठीक है, ये आपका क्षेत्र आपका हिमालय वगैरह का पूरा क्षेत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद उत्तर का मैदान हो गया, यानी कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। और तटीय मैदान यानी कि जो समुद्र के किनारे के जो मैदान है वो वाले हो गए। जैसे कि इधर आप देखेंगे तो तब जो आपका केरला के जो है आपके
साइड में जो पूर्व में लगे हुए मैदान है, तटीय मैदान, या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश या उड़ीसा या बंगाल के जो है आपके तटीय मैदान है, उनके बारे में बात की गई। और उसके बाद हमारे द्वीप समूह यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के बारे में बात की गई है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व की पर्वतमाला। उत्तर या उत्तर पूर्वी पर्वतमालाओं में आपके हिमालय पर्वत हैं और उत्तर पूर्व की पहाड़ियां थे। उत्तर पूर्व की पहाड़ियां यानी कि ये वाली जो ये नामचा बरवाया है, अबोहर, मिश्मी, पटकाई बूम, नागा श्रेणी, मिजो श्रेणी, ये जो है आपकी पूरी पूर्वी पहाड़ियां हैं। हिमालय के कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें बृहत हिमालय यानी कि ये बृहत हिमालय, फिर आपके पार हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय, ये बृहत हिमालय, ये पार हिमालय और पार हिमालय श्रृंखलाएं, फिर मध्य हिमालय और फिर है आपकी शिवालिक। ठीक है, ये 4 भाग है यानी कि जो ग्रेट हिमालय, पार हिमालय, जो पार हिमालय, फिर मिडिल हिमालय और आपका शिवालिक, 4 श्रेणियों में बांटा गया है पूरे हिमालय को। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम है ना, उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा है ना, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होते हुए इस तरीके से ये आगे को फैली हुई है। चलिए अब मैं आपको इसको और बढ़िया से दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमने आपको बताया था, ये याद रखना आपका अंतर। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके ये जो देख रहे हैं आपके, ये आपका कौन सा हो गया, कौन सा हिमालय, हिमालय या कौन सा आपका, ये आपका हो गया, ये आपका बृहत हिमालय। ठीक है, ये बृहत हिमालय, फिर ये आपके पार हिमालय। ठीक है, पार हिमालय, एक सेकेंड, ये बृहत हिमालय। ठीक है, ये बृहत हिमालय। ठीक है, उसके बाद ये पूरा यहाँ भी आएगा। उसके बाद आता है आपका ये महान हिमालय, ग्रेट हिमालय है ना, यानी कि बृहत हिमालय। फिर इसके नीचे आपका आएगा ये आपका पार हिमालय यानी है ना, ये पार हिमालय। उसके बाद आपका आएगा मध्य हिमालय। ठीक है, ये मध्य हिमालय है। ठीक है, और फिर आपका आएगा शिवालिक। ठीक है, तो ये आपका शिवालिक है। ठीक है, ये इस तरीके से आपके चारों पहाड़ है। ठीक है, आप बता दें, आप समझ आया आपको। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये श्रेणियां बता दी। अब इसमें जैसे कि अब जो है कि काराकोरम या लद्दाख रेंजेस वगैरह, ये सब आपके बृहत हिमालय का क्षेत्र है। और जांसकर लद्दाख, और लद्दाख के नीचे जो आपके लद्दाख के पास का ये जो क्षेत्र है आपका जो है कि पार हिमालय, और उसके बाद जो लद्दाख श्रेणी के नीचे का क्षेत्र है ये पूरा मिडिल हिमालय का क्षेत्र है। इसी में आपके जो पीर पांजाल वगैरह श्रेणियां हैं वो इसी में आती हैं। और फिर आपके अंत में जो आपका शिवालिक का क्षेत्र है। ठीक है, ये फुट हिल्स शिवालिक जो है सबसे दक्षिण का क्षेत्र। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आपका दक्षिण पूर्व दिशा में फैला हुआ है। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व में पश्चिम दिशा में फैली हुई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम। मैं आपको पहले से बता चुका हूं, आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, कि ये पूर्व पश्चिम वाला, और उत्तर पश्चिम में से और घूम जाती है। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में दक्षिण पूर्व में यानी कि दक्षिण उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण कौन सा हुआ आपका, ये उत्तर और दक्षिण यानी कि उत्तर दक्षिण सीधे लंबवत उत्तर दक्षिण में दिशा में फैलती है। बृहत हिमालय यानी कि ये उत्तर, ये यहाँ से ये आगे, ये यहाँ यूं यूं, ये क्षेत्र यूं यूं हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें यह है कि आपका बृहत हिमालय श्रृंखला, जिसमें केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, जो पूर्व में पश्चिम की लंबाई कितनी आपकी 2500 किलोमीटर है, और उत्तर
से दक्षिण में इसकी चौड़ाई जो है कि 160 से 400 किलोमीटर की मानी जाती है। जैसा कि मानचित्र में स्पष्ट है, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य पूर्व एशिया के देशों के बीच में एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में कार्य करता है। मध्य या मध्य पूर्व एशिया है ना के रूप में, यानी कि पूरा इधर से देख लीजिए मध्य पूर्व या उत्तर पूर्व, उत्तरी जो आपके उत्तरी एशिया के। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं, क्या क्या है भारतीय उपमहाद्वीप में आपके? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये भाग है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु, अफवाह या सांस्कृतिक विभाजक भी है। क्या आप दक्षिण एशिया के देशों की भू पर्यावरण में हिमालय प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में जैसे कि अब हिमालय जो जो आपके उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं, उनसे जो है कि भारत को बचाता है। प्लस जो आपके जैसे कि जो प्रजातियां आप देखेंगे तो जो है कि मंगोलॉइड है, जो मंगोलॉइड प्रजाति के लोग हमारे यहाँ पे सिर्फ थोड़े से क्षेत्रों में दिखते हैं, तो ये उसका भी एक कारण है। ठीक है, अब उत्तर भारत का मैदान की बात करें, उत्तर भारत के मैदान में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। इस मैदान को की पूर्वी और पश्चिमी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है ना, ये पूर्व से पश्चिम की 3200 किलोमीटर, इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 किलोमीटर के जलोढ़ निक्षेपों की अधिकतम गहराई से 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण में इन मैदानों की 3 भागों में बांटा जाता है, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। ठीक है, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान में इसको बांटा जाता है। ठीक, ये थोड़ा भाबर यानी कि भबरीला क्षेत्र, यानी कि थोड़े बत्तर वत्तर वगैरह क्षेत्र, यानी कि इसमें नदी जो होती है इसमें अपने नीचे, यानी कि इसके भाबर क्षेत्र के नीचे बहती है ना। और तराई क्षेत्र में जो है कि ये थोड़ी सी ऊपर आती है, दलदल वाला क्षेत्र होता है तराई का। और फिर जलोढ़ मैदान में तो आपके ये मैदान, जलोढ़ मैदान जो है कि अब जलोढ़ मैदान जो होते हैं खादर और बांगर में परिवर्तित है, खादर और भांगर है ना, भाबर, तराई, जलोढ़, खादर और बांगर। ठीक है, तो इसमें एक जो है कि नवीन जलोढ़ होता है, ये बांगर जो है कि नवीन जलोढ़, और ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, ये ध्यान आप रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। जलोढ़ मैदानों को आगे भी 2 भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर में। ठीक है, खादर यानी कि पुरानी जलोढ़ और बांगर यानी कि नई जलोढ़। ठीक है, भाबर 8 से 10-11 किलोमीटर का चौड़ाई की पतली पट्टी होती है, शिवालिक के पार, हाँ, गिरिपाद में होती है, यानी कि उसके जस्ट फुटहिल्स पे, यानी कि उसके जस्ट नीचे, और समानांतर फैली होती है। इसके परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों के बाहर हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकली नदियां यहाँ पर भारी या जलभार या जैसे बड़े शेल या गोलाशय में जमा कर देती है, और कभी कभी ये स्वयं इसी में लुप्त हो जाती है। भाबर से दक्षिण में आपके तराई का क्षेत्र आता है, जिसकी चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर का क्षेत्र है, यानी कि ये भाबर का क्षेत्र हो गया, ये आपका तराई का क्षेत्र हो गया, और 10 से 12 किलोमीटर का ये चौड़ाई होती है, किलोमीटर का क्षेत्र होता है, यानी कि ये चौड़ाई है ना। और भाबर में लुप्त हुई नदियां इस धरातल पर निकलकर प्रकट होती है, यानी कि मैंने आपको क्या कहा, तराई में ये नदियां वापस से आ जाती है, क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं, यानी कि इनकी जो निश्चित वाहिकाएं कोई नहीं होती हैं, और ये अनुपवन बन जाता है। वही नहीं, दलदल वगैरह का क्षेत्र जो आर्द्रभूमि का क्षेत्र होता है वो अनुपवन में, जिसे तराई क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पतियों से ढका हुआ होता है और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का घर होता है, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क वगैरह का क्षेत्र, या जो है कि राजा जी नेशनल पार्क वगैरह का ये जो इसकी क्षेत्र है, दुधवा नेशनल क्षेत्र तराई का क्षेत्र। और मान लीजिए कि वो तो पाकिस्तान से जब लोग आए तो इस क्षेत्र से विभिन्न जंगल काट दिए गए, नहीं तो आप जैसे कि पूरा दुधवा नेशनल पार्क है इधर पूरे यूपी के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में देखेंगे तो आप यहाँ पे काफी वनस्पतियां पाई जाती थी। अब तराई क्षेत्र के दक्षिण में जो है कि पुराने और नए जलोढ़ होने से बने होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था, यानी कि
बनने वाली अपरदनीय निक्षेपणीय स्थलाकृतियों जैसे बालू रोधिकाएं, विसर्प, गोखुर झील या गुफित नदियां पाई जाती है। ब्रह्मपुत्रा की घाटी यानी कि सबसे पुरानी या नई जलोढ़ में आपके पुरानी या नए जलोढ़ में बनी होती है, यानी कि बांगर और खादर में। तो जो पुरानी होती है यहाँ पे बांगर होगी और नई जो है आपकी खादर होगी, यानी कि ये चेंज हुआ है। एक सेकंड जो है कि ये मैं आपको एक बार बढ़िया से इसको अच्छे से दिखाता हूँ, रुको। तो हाँ, क्या है आपका कि बांगर जो होती है इसमें वही जो बांगर जो है पुरानी जलोढ़, ठीक है, खादर नई जलोढ़। ये पुरानी जलोढ़ से तात्पर्य ये है कि ये जो है कि आदिकाल में जब नदी बहुत पहले बहुत बड़े लेवल में जो है कि आपके बाढ़ लाती थी, तो वो जो उससे जो मिट्टी गाद वगैरह आके जो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र बना था, तो उससे जो वो मिट्टी लाई थी वो पुरानी जलोढ़ हो गई। पर जैसे कि एक स्थिर पाथ में जो नदी बह रही है एक जगह में और उसके थोड़े बहुत तटों पे जो है कि हमेशा पानी ऊपर नीचे होता रहता है, तो वहाँ पे नई खादर नई या खादर या जलोढ़ मृदा आपके निर्मित होती रहती। तो ये खादर का क्षेत्र यानी कि जलोढ़ नई जलोढ़ का क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। चलिए, और बालू रोधिकाएं यहाँ पे उपस्थित होती है। ये ज्यादातर क्षेत्र में समय समय पे बाढ़ आती रहती है और नदियां अपना जो है कि रास्ता बदलकर गुफित वाहिकाएं बनाती रहती है। अब गोखुर झील इसमें गोखुर झील जैसे कि ये गोखुर झील हो गई, ये अगर नदी यूं यूं बह रही है और यूं ये यूं बहने लग गई यूं बहने लग गई, तो ये गोखुर झील ये झील हो गई। और धीरे धीरे ये अगर धीरे धीरे ये नदियां यूं करके धीरे धीरे ये यूं करके एक दिन ये क्षेत्र कट जाएगा और ये जो ये क्षेत्र है ये पूरा अलग हो जाएगा और नदी यूं बहने लग जाएगी, तो ये जो क्षेत्र है ये आपके गोखुर झील बन जाएगी, ठीक है। गोखुर झील से पहले क्या थी ये आपकी, बताइए। ये विसर्प, सॉरी, ये जो आपके ये अलग हो जाएगी ना, ये अलग हो जाएगी नदी, तो ये विसर्प बन जाएगा। और उससे पहले विसर्प और ये उससे पहले गोखुर झील होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियां अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है। और सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा जो है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान होता है जिसमें समुद्र तल से ऊंचाई 500 से 100 मीटर की होती है। और हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंध और गंगा अच्छा सिंधु और गंगा नदी के बीच में जल विभाजक का काम करते हैं। हरियाणा और दिल्ली जो आपके क्या है, सिंधु का मैदान और गंगा के बीच जल विभाजक का काम करते हैं। और ब्रह्मपुत्रा नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में आपके मैंने उत्तर पूर्व से यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में बहती हुई ही बहती है। परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद यह धुबरी के समीप दक्षिण की ओर यानी कि दक्षिण की ओर सीधे दक्षिण की ओर 90 डिग्री यानी है ना, ये यूं यूं आ रही है फिर सीधे सीधे हो जाती है, मुड़ जाती है। और ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मृदा बने होते हैं, इसीलिए आपके बांग्लादेश में आप देखेंगे कि काफी चावल उत्पादन होता है ना। चावल का कटोरा भी बांग्लादेश को भी कहा जाता है। यहाँ गेहूं चावल गन्ना जूट उगाई जाती है और यहाँ विभिन्न जनसंख्या घनत्व भी होता है, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पानी और भूमि उपलब्ध होती है कृषि इस क्षेत्र, इस वजह से वहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक होगा। बाकी रिजिड क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ज़्यादा बर्फीला या रेगिस्तान का क्षेत्र होता है, वहाँ पे आपको मुख्यतः जनसंख्याएं कम ही देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आप प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्या है आपका कि नदियों के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणा आकार का है, यानी कि त्रिकोणा यानी कि ये 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 एक तरीके का त्रिकोणा आकार का पठार है, ठीक है। और कटा फटा भूखंड है, 600 से 900 मीटर की इसकी ऊंचाई है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक और पूर्व में आपके राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियां और दक्षिण में इलायची या कार्डामम की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करते हैं। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग या असम का क्षेत्र जो है कि भूखंड इसका विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग झारखंड में, पलायू पठार, फिर रांची पठार, मालवा पठार
कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार, यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। सामान्यतः पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, यानी कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई जो है आपकी कम, यानी कि इधर साइड बहुत ऊंचा है, यानी कि जो है कि पश्चिमी घाट की तरफ बहुत ऊंचा है, और पूर्वी घाट की तरफ जैसे जाते हैं तो हम इसकी ऊंचाई कम होती जाती है, जिसका परिणाम यह है कि यहाँ पे नदियों का बहाव भी इसी जैसे कि इसलिए देखते हैं कि आपके गोदावरी देख लीजिए, कृष्णा देख लीजिए, कावेरी देख लीजिए, महानदी देख लीजिए, ये नदियां हमेशा पूर्व की ओर बहती, यानी कि उधर का जो है कि ढलान है। प्रायद्वीपीय पठार में कुछ नदियों के नाम बताने में बंगाल की खाड़ी में गिरती है और अरब सागर में भी गिरती है। कुछ स्थलाकृतियों के नाम आप बताएं, तो जैसे कि पूर्व में गिरने वाली ब्रह्मपुत्र है, सॉरी ब्रह्मपुत्र तो है, इसमें प्रायद्वीप से कौन सी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ठीक है। और पश्चिम की ओर कौन कौन सी, तो आपके तापी है, नर्मदा है, माही नदी है, और अगर आप दक्षिण में और जाएंगे तो ऋषिपूजा है, और पेरियार नदी है, ठीक है। चलिए, अब जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है, परंतु पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है, क्या है आपका, कुछ इस स्थलाकृतियों के नाम बताइए, ठीक है, जो पूर्व से संबंधित है परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। स्थलाकृतियां जैसे कि जो पूर्व से पश्चिम में हम जाते हैं तो उसमें जो आकृतियां पड़ती हैं, जो पश्चिमी जो है कि पर्वत से, हाँ, पश्चिम के पठार से आपके पूर्वी पठार है ना, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। इस प्रकार मुख्यतः प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर ब्लॉक, पर्वत भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचनाएं, टेकरी, पहाड़ियां, श्रृंखलाएं, क्वार्टजाइट भित्तियां शामिल है, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल है, ठीक है। इस प्रकार पठार के पश्चिम से उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि ये उत्तर पूर्वी जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार है पूरा, तो ये क्षेत्र में यहाँ पे आपको काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार में अनेक हिस्से भूस्थान या निजमित यानी कि जलमग्न होते हैं। भ्रंश या विभंश निर्माण प्रक्रियाओं के अनेक पुनरावृत्ति के दौरान गुजरे हैं। भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि यह बार बार भूकंपीय हलचलों से होती रहती है। अपनी पूर्ववर्ती भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण प्रायद्वीपीय पठार पर धरातली विविधताएं पाई जाती है। इस प्रकार उत्तर से पश्चिम भाग में नदी के खंड महाखंड इनमें धरातल में जटिलताएं बनाते हैं। चंबल, भिंड और मोरेना में खंड रिवर बनाती है। ये चंबल का क्षेत्र वगैरह जो पूरा है, ये भी आपका हमारे प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। मुख्य उच्चावच लक्षणों के कारण प्रायद्वीपीय पठार के 3 भागों में बांटा जाता है। उच्चावच के कारण यानी कि दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि और उत्तर पूर्व। अगर हम अब मैं यहाँ पे आपका ये पूरा मैप बनाऊं, तो ये जो मध्य उच्च भूमि, ये क्षेत्र है आपका पूरा मध्य उच्च भूमि का, है ना। ये आपको नंबर दो है, तो ये आपका नंबर 2 हो गया। ये दक्कन का पठार का क्षेत्र है आपका, है ना, ये दक्कन का पठार का क्षेत्र है पूरा, ठीक है। ये आपका 3 नंबर हो गया। ये कुछ क्षेत्र पूर्वी पठार, पूर्वी और मध्य पठार, मध्य, है ना, पूर्वी पठार जो है आपका 1 नंबर का क्षेत्र हो गया। इस तरीके से ये क्षेत्र बटेगा, है ना, कैसे आपको 1 नंबर तरीके से बताता हूँ, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये आपका 1 नंबर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, दक्कन के पठार की बात करते हैं हम। दक्कन का पठार, इसके पश्चिम में और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके पूर्व में पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट, और ये आपके पूर्व में पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। और याद रखिएगा कि पूर्वी जो पश्चिमी घाट है
उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी जो है आपकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दक्कन के पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट है, और उत्तर में सतपुड़ा, यानी कि ये सतपुड़ा मैकाल का क्षेत्र है। सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियां मिलती हैं। और पश्चिम घाट में स्थित पश्चिम घाट को इस, इस अच्छा स्थानीय तौर पर अनेक नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसे नीलगिरी, और केरल में इसे अनाईमुड़ी या इलायची या कार्डामम की पहाड़ियां कहा जाता है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिम घाट ऊंचे और अवल है ना, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिम घाट ऊंचे भी है और अतिव्रत है, यानी कि ये काट छाट या टूट फूट इसमें नहीं है, इसलिए ये आपको देखने को मिलेगा। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी आपकी बात करेंगे तो वो अनाईमुड़ी है, 2995 मीटर, जो कि पश्चिम घाट की अन्नामलाई पहाड़ी, किसकी, अन्नामलाई पहाड़ी की, अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी की में स्थित है। ठीक है, अनाईमुड़ी जो है कि कितने आपके 2695, ये दक्षिण पठार प्रायद्वीपीय पठार की। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार ये सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी वो डोडा बेटा है, या नीलगिरी, यानी कि नीलगिरी की जो आपकी डोडा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, डोडा बेटा है, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है आपके प्रायद्वीपीय पठार की। फर्स्ट कौन सी आपकी प्रायद्वीपीय पठार की वो आपकी है अनाईमुड़ी, कहाँ पे, अन्नामलाई पहाड़ी की है ना, अनाईमुड़ी। ठीक है, और सबसे दक्षिणतम जो पहाड़ी है वो आपकी कार्डामा में है ना, इलायची की पहाड़ियां। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां उत्तर पश्चिम घाट से अच्छा प्रायद्वीपीय इंडिया जो है कि वो पश्चिम घाट से पूर्व घाट की ओर अवतरित, मतलब पश्चिम घाट से निकलती है, और पूर्व घाट अवतरित नहीं है, यानी कि महा नदी, गोदावरी, कृष्णा, ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों से अपर्दित है, यानी कि जो पूर्वी घाट है वो पूरा जो है कि पश्चिम घाट की तरह अवितरित नहीं है, यानी अवितरित है। वो अवितरित, ये अवितरित यानी कि जो ये नदियां हैं इसको काट काट के समुद्र में गिरती है, यानी कि कटा फटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ कुछ मुख्य श्रेणियां हैं। जवादी पहाड़ियां ये तमिलनाडु में है, पालीकोंडा और नल्लामलाई पहाड़ियां, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां पूर्वी और पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियां आपस में मिलती है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी। क्या चलते हैं अब हमारी मध्य उच्च भूमि की बात करते हैं। मध्य उच्च भूमि के बारे में आपको मैं बता चुका था कौन सा वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा और थोड़ा स्पीड में चलते हैं कि जो है कि मध्य उच्च भूमि जो आपके मालवा वगैरह का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का पठार का वगैरह, तो पश्चिम पश्चिम में ये अरावली की सीमा है, और इसके दक्षिण पूर्व में सतपुड़ा पर्वत उत्कृष्ट पठार की श्रेणियां, इसके दक्षिण में जो है कि सतपुड़ा है, और पश्चिम में जो आपके अरावली पर्वत श्रेणियां इसमें बनी हुई है, जिसमें समुद्र तल से आपकी 600 से 900 मीटर की ऊंचाई है, दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा पर बनता है। ठीक है, और ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है जो काफी हद तक अपर्दित है, और इसकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है। ठीक है, जैसलमेर तक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जैसलमेर तक। अगर मैं मानचित्र में बताऊं तो ये वाला क्षेत्र जैसलमेर का, ये पूरा क्षेत्र, ये जो ये क्षेत्र है, ये जो ये सतपुड़ा के ऊपर का क्षेत्र, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र है, ये जो कि दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा भी है, ये आपका कौन सा है, मध्य उच्च भूमि। ठीक है, मध्य उच्च भूमि, याद रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अनुधेरे रेत के टिब्बों चापाकार रेतीले टिब्बे ढके हैं, यानी कि जो जैसलमेर वगैरह के क्षेत्र भी इसमें आता है, तो इससे जो आपके रेतीले डिब्बे अपने भूभागीय इतिहास से यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है, और कायांतरित चट्टाने जैसे कायांतरित चट्टाने है ना, कायांतरित यानी कि कायांतरित कह लीजिए आपका रूपांतरित चट्टाने संगमरमर है, स्लेट है या नाइस उपस्थित होती हैं। याद रखिएगा कायांतरित चट्टाने
कौन सी होती है, ये आपको महत्वपूर्ण। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच में है, और यह उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम हो दी जाती है। उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि इस साइड, किस साइड, इस साइड, इस साइड जो है कि ये इसकी ऊंचाई कम होने लगती है। ठीक है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणी से निकलती है। ठीक है, यमुना की अधिकतर, जैसे कि बनास है, चंबल है, कि बनास और चंबल की, अच्छा बनास जो है चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो पश्चिम में अरावली से निकलकर आती हैं। बाकी जो है कि मुख्यतः मध्य प्रदेश से ही जो है आपकी शिप्रा नदी है, काली सिंध है, और भी छोटी छोटी नदियां हैं, वो इसमें जाके जो है कि यमुना में मिलती है। इसी में बेतवा है, आपकी केन नदी भी इसी में जो आपके यमुना में मिलती है। मध्य उच्च भूमि का भाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसमें दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर का पठार और खनिज के भंडार भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब उत्तर पूर्व का पठार की बात करते हैं। उत्तर पूर्व के पठार की हम बात करते हैं। ठीक है, तो उत्तर पूर्व का पठार वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का यह एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति के समय में इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्वी दिशा में खिसकने के कारण राजमहल की पहाड़ियां और मेघालय के पठार के क्षेत्र के बीच घाटी मालदा गेप, कौन सी आपकी, मालदा, मालदा गेप या मालदा भ्रंश, भ्रंश अलग हो गया था। बाद में यह नदी नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ों के द्वारा पाट दिया गया, और आज मेघालय और कार्बी आंगलोंग इसी पठार के मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग हैं। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम पर जो है कि मेघालय में 3 भागों में बांटा जाता है। गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ, है ना, यानी कि गारो जनजाति, खासी जनजाति और आपके जयंतिया जनजाति। असम के कार्बी आंगलोंग पहाड़ी भी इसी पठार का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह ही मेघालय का पठार भी कोयला, लोहा और सिल्मेनाइट और चूने के पत्थर और यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मेघालय में भी कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर, इसीलिए आप देखेंगे कि जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पे सिर्फ आपको कहाँ पे दिखेंगे कोयले के क्षेत्र, तो वो आपके मेघालय में, बाकी क्षेत्रों में वहां पे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो कोयला वगैरह जो मिलता है ये मुख्यतः प्रायद्वीपीय क्षेत्र में मिलता है, ऐसे क्षेत्र में जो आदिकाल से बहुत पुराना है। अब हिमालय में आपको कोयला नहीं मिलेगा, आप मतलब थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा, जैसे कि आप, पर वो बहुत दक्षिण यानी कि बहुत नीचे है, नीचे आपको मिलेगा। ठीक है, परंतु इस क्षेत्र में आपको अच्छे से मिलेगा। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यानी कि पूर्व में जो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार इसमें अति अपरदित और भूतल या चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका हुआ क्षेत्र है। ठीक है, अब मैं आपको ये देखता हूँ, उत्तर पूर्वी का पठार समझ गया था ना, मैंने यही बताया था आपको, है ना। ये दक्कन का पठार था, सॉरी ये 1 नंबर हो गया ना, हाँ ये दक्कन का पठार हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर तो सही था, ये पूर्वी का पठार का क्षेत्र था। ठीक है, चलिए अब लगभग, और यहाँ पे जो है कि लगभग वनस्पति नहीं के बराबर है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका हुआ क्षेत्र, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है विश्व की, और ये मतलब 250 से प्लस जो आपके 250 से 300 जो आपके सेंटीमीटर वर्षा होती है, या उससे अधिक होती है। वनस्पति लगभग यहाँ, अब पहाड़ों पे ऊपर जो है नग्न चट्टाने, यानी कि वहाँ ऊपर आपको वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी, पर इस क्षेत्र में काफी वनस्पति पाई जाती है। अब भारतीय मरुस्थल की बात करते हैं, तो वैसे तो ये मध्य उच्च भूमि में जैसलमेर वगैरह का क्षेत्र भी आता है, तो ये कुछ क्षेत्र इसमें भी आता है। ठीक है, अब भारतीय मरुस्थल की बात करें तो विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में, यानी कि उत्तर पूर्व, ठीक है, ये उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है, जिस प्रकार बहुत से अनुदैर्य रेतीले टीले बरखान, यहाँ पे बरखान पाए जाते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा जो है कि 150 मिलीमीटर से भी, यानी कि लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र एक शुष्क या वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृतियों के गुणों के कारण इसे मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि मेसोजोइक काल में इस क्षेत्र में समुद्र, अच्छा देखो यही है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था,
और इसकी पुष्टि का आकलन इस कास्ट जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रहासर में के आसपास में समुद्री निक्षेपों के क्षेत्र पर, यानी कि एक समय पे जब, क्योंकि ये उत्तर की तरफ बह के आया तो एक समय पहले ये कहीं ना कहीं समुद्र में डूबा हुआ क्षेत्र था। ठीक है। कास्ट जो है जीवाश्म की आयु, कास्ट यह जीवाश्म की आयु 18 करोड़ वर्ष मापी गई है। ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यद्यपि इस क्षेत्र में भूगर्भिक चट्टानों की संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियां भौतिक अपक्षय और पवन क्रियाओं के द्वारा निर्मित होती है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टाने या मरु उद्यान दक्षिण भाग में है। और ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। सिंधु की ओर का ढाल यानी कि ऊपरी ओर का ऊपर का ढाल और आपका उत्तरी भाग हो गया, और कच्छ के रण की ओर का ढाल जो आपका दक्षिणी भाग हो गया। चलो मैप में दिखाता हूँ। ये हमारा महान मरुस्थल है। तो ये जो इसमें ये क्षेत्र यानी कि ये कुछ भाग जो है कि उत्तर की ओर इसका ढलान है और इसका आधे का इधर साइड ढलान है। ठीक है। ये कच्छ का क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र कच्छ का क्षेत्र है, यहाँ तक आता है। ठीक। ठीक। तो ये कच्छ का क्षेत्र के एक ढलान यूं है और एक ढलान यूं। ठीक है। चलिए। ठीक है। और यहाँ अधिकतर नदियां अल्पकालिक है, यानी कि एकमात्र लूनी नदी है ज्यादातर जो है कि वो जो आपके यानी कि मरुस्थल में विलीन। मरुस्थल के दक्षिण भाग में स्थित लूनी नदी महत्वपूर्ण नदी है और अल्प वृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का संकट रहता है। और कुछ नदियां तो थोड़ी दूर बहने के बाद मरुस्थल में लुप्त हो जाती है, और यह स्थलीय अफवाह का उदाहरण है। स्थलीय अफवाह का उदाहरण है। यह नदियां प्लाया झील और प्लाया, याद रखिएगा, झील और प्लाया में मिल जाती है। यह प्लाया झीलों का जल खारा होता है जिससे नमक बनता है। प्लाया यानी कि अब जो है कि सांबर लेक के बारे में आप याद रखिए, तो वो एक प्लाया है, यानी जल जो प्लाया झीलों का जल खारा होता है ना, जो इकाई से बनती है, यानी कि नदियां विलुप्त हो जाती हैं इकाई में आपके रेतीले मैदानों में, और फिर एक बीच में जो है कि एक जगह पे आपको पानी गंगे। अब आते हैं हम हमारे तटीय मैदान की तरफ। ठीक है। तटीय मैदान की बात करें तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत में तटरेखा बहुत लंबी है। भारत की स्थिति सक्रिय भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जाता है। पश्चिम, ये आपका, तो ये पश्चिम का क्षेत्र तटीय मैदान, ये पूर्व का तटीय मैदान हो गया। पश्चिम के तटीय मैदान में जलमग्न तटीय मैदानों में के उदाहरण है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका, जो किसी समय पश्चिम घाट का मुख्य भूमि पर स्थित था, अब यानी कि पानी में डूब चुका है। जलमग्न होने के कारण पश्चिम तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है। बाकी जो है कि वही वाली बात है कि और बाकी हिस्सा जो है आपके समुद्र में विलीन हो चुका है, काई का तटीय जो है कि पश्चिमी तटीय मैदान का। और पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थलाकृतियों का मैदान प्रदान करता है। यहाँ एक प्राकृतिक स्थलाकृतियां यहाँ का आपके प्रदान करता है। ठीक है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में, याद रखिएगा, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कांडला, मझगांव, जेलिन, नवाशवा और मरमरगांव, मंगलोर और कोचीन, ये प्राकृतिक है। ये याद रखिएगा, आप पूछे जाते हैं यूपीएससी की परीक्षाओं में या एमपीपीएससी की परीक्षाओं में या स्टेट पीसीएस में कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन से होते हैं। ठीक है। प्राकृतिक बंदरगाह। और उत्तर में गुजरात के तट से दक्षिण में केरल के तट तक फैली पश्चिमी तटीय मैदानों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। गुजरात का जो है कच्छ का क्षेत्र, काठियावाड़ का तट, महाराष्ट्र का जो है कि कोंकण तट या गोवा तट, या कर्नाटक या केरल का क्रमशः मालाबार तट और आपका मालाबार तट बोला जाता है। पश्चिम तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है
और मध्य में जो है कि संकीर्ण है, और परंतु उत्तर व दक्षिण में चौड़ा है, और इस तटीय मैदान में बहुत सी स्थलाकृत डेल्टा जो है कि बहने, अच्छा हाँ, इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। मालाबार तट की विशेषता मुख्यतः ये याद रखिएगा, कयाल या ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर यानी कि जो समुद्र का पानी भू क्षेत्र में आपके ये जैसे कि यूं यह छोटा सा है, ये यहाँ से मार्ग से पानी अंदर आ जाता है, और को जिसे जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्यटन के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। केरल में विश्व प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली या नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, वो भी आपका पुन पुन्नामुदा कयाल में, ठीक है। तो कयाल इसको बोलते हैं, कयाल याद रखिएगा आपको। कहाँ पे बनते हैं ये आपके मालाबार तट में, ठीक है। पश्चिम तटीय मैदानों की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए का उदाहरण है, और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो इसके डेल्टा बनाती हैं, और यह महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी डेल्टा बनाती है। यह उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन या पोताश्रय कम है, ठीक है। ये उभरा हो यानी कि उभरा है थोड़ा सा। और यहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, और जिसके कारण यहाँ पत्तनों या पोताश्रयों का विकास मुश्किल है, याद रखिएगा। और पूर्वी तट में कुछ पत्तनों के नाम बताइए, जो कि यानी कि यहाँ पे जो तट आपको मिलेंगे पूर्वी छोर पे, वो कहीं ना कहीं जो आपके मानव निर्मित या आर्टिफिशियल, ठीक है, होंगे, यानी कि जो है कि इंसानों के द्वारा बना। और बाकी जो आपके पश्चिमी तट पे जो है आपको प्राकृतिक तट प्राप्त होंगे। चलिए द्वीप समूह की बात करते हैं। भारत को दो द्वीप समूह है आपके, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा आपसे बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है, और ये आपके 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री पूर्वी अक्षांश से 94 डिग्री पूर्वी अक्षांश, ये पूर्वी और ये आपके उत्तरी के बीच में स्थित है। और रीची द्वीप समूह या लंबरीनथ, अच्छा लबरिंथ द्वीप, यह दो प्रमुख द्वीप समूह है। क्या है? रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की दो श्रेणियों में, बंगाल की खाड़ी की द्वीपों की दो श्रेणियों में बांटा जाता है, रीची द्वीप समूह और लंबरित द्वीप समूह। और दो श्रेणियों में क्या क्या में बांटा जाता है आपका, ये देखिए 26 दिसंबर 2004 को अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को एक प्राकृतिक आपदा से कहर ढाया। और तो आप आपदा का नाम बताओ। अच्छा, चेन्नई वगैरह में पूरी 2004 में बहुत विध्वंसक बांटा जाता है। उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार, ये द्वीप समूह समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है, ठीक है, याद रखिएगा, पर्वतों का हिस्सा है। और कुछ छोटे द्वीप समूह की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी हुई है। बेरेन आइलैंड भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी द्वीप समूह है, और इस द्वीप की असंगठित कंकड़ पत्थरों और गोलाशय से बना हुआ है। द्वीप समूह में मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है, माउंट डियोकोली ये मध्य अंडमान में 515, और माउंट कोयोग दक्षिणी अंडमान में, और माउंट थ्रिलर ग्रेट निकोबार में शामिल है। पश्चिम तट के साथ साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलीन यहाँ स्थित है। द्वीपों की संवहनीय वर्षा होती है। भूमध्य यहाँ संवहनीय वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। अरब सागर के द्वीपों की लक्षद्वीप या मिनिकॉय शामिल है, और ये 80 डिग्री उत्तरी से 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और उत्तर पूर्व में, उत्तर जो है आपके 71 पूर्व से 71 डिग्री पूर्व में, यानी कि 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर पूर्व के बीच में बिखरे हुए। ये केरल के तट से 220 किलोमीटर से 420 किलोमीटर दूर है। ये पूरा द्वीप प्रवाल निक्षेपों से बना हुआ है, और यहाँ 36 द्वीप है, याद रखिएगा, यहाँ पे 36 है, ठीक है। और इधर कितने थे आपके, तो वो आपके 572, ठीक है, 572 और 36 द्वीप। इनमें 11 पर मानव रहते हैं, बाकी जो है कि खाली है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसमें 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल से दो भागों में बटा मिनिकॉय, ठीक है। और उत्तर में अमीनी द्वीप है, और दक्षिण में कोनोरो अमीनी, ठीक है, जो कौन सा आपका, कौन सा वाला, मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। मिनिकॉय 2 में हुआ है, अमीनी द्वीप और
कन्नानौर द्वीप में बटा हुआ है। इस द्वीप समूह में तूफान निर्मित पुलीन है, और जिस प्रकार से अबद्ध गुटिकाएं शामिल हैं और गोलाकाएं या गोलाश में पूर्वी समुद्र तट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड चैप्टर खत्म होता है। अब इसमें हम देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। अंडमान निकोबार बीच कौन सा जल क्षेत्र लगभग करता है? कौन सा है आपका जल क्षेत्र अलग करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को? कौन सा आपका अंडमान सागर या मन्नार की खाड़ी है 11 डिग्री? तो इसका सही आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है। डोडा बेटा चोटी किस पहाड़ी की श्रृंखला है? तो डोडा बेटा किसकी है? नीलगिरी, कार्डामम, अन्नामलाई या नल्ला मलाई? तो इसका सही आंसर है आपका नीलगिरी की। और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपके अनाईमुड़ी। ठीक है, और ये आपकी किसकी सबसे ऊंची अन्नामलाई पहाड़ी के क्षेत्र की है आपकी ये। अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्र में अनाईमुड़ी है सबसे ऊंची क्षेत्र पहाड़ी है प्रायद्वीपीय पठार की। दूसरी आपकी नीलगिरी। ठीक है, और इसी के साथ जो है कि हमारा ये दूसरा चैप्टर भी समाप्त होता है। अब हम आगे जो है कि आपका तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, और इसी के साथ जो है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।